ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ योगपूर्णं तपोनिष्ठं वेदमूर्तिं यशस्विनं गौरवर्णं गुरुं श्रेष्ठं भगवत्या सुशोभितं कारुण्यामृत सागरं शिष्यभक्तादिसेवितं श्रीरामं सद्गुरुं ध्यायेत् तमाचार्यवरं प्रभुम्। ॐ सद्गुरुचरणकमलेभ्यो नमः। वन्दे भगवतीं देवीं श्रीरामञ्च जगद्गुरुं पादपद्मे तयोः श्रुत्वा प्रणमामि मुहुर्मुहुः। परम पूज्य गुरुदेव परमंदनीय माता जी के दिव्य संरक्षण में विराजमान ऑनलाइन दैनिक स्वाध्याय के आज के इस सत्र में आप सभी आत्मीय बंधुओं का बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन है साथियों। आइए भावपूर्वक आज के सत्र का हम सभी शुभारंभ करें। ऑनलाइन दैनिक स्वाध्याय का आज का एपिसोड अखंड ज्योति पत्रिका का अगला अध्याय। हम लोगों ने जहां तक कल पढ़ा था आज उसके आगे की चर्चा करेंगे। पत्रकारिता में गंभीर पहल का समय, ये आज का पहला अध्याय है। सभी परिजन शीघ्रता पूर्वक आज के लिंक को अधिक से अधिक शेयर जरूर करें जिससे कि सबको इसका लाभ प्राप्त हो सके, सर्वाधिक लोग जुड़ें, सबको इसका लाभ मिले। सब लोग अपना नाम और स्थान अवश्य लिखेंगे। आइए प्रारंभ करते हैं आज के अध्याय को। पत्रकारिता का लोकतंत्र के चतुर्थ स्तंभ के रूप में सदैव से ही महत्वपूर्ण स्थान रहा है। देश के स्वतंत्रता संग्राम में पत्रकारिता का योगदान उल्लेखनीय रहा। स्वतंत्रता से पूर्व विदेशी शासन के प्रति जनता को जागरूक करने तथा सांस्कृतिक संवेदना के जागरण में इसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। स्वतंत्रता संग्राम की पत्रकारिता ने अपने राजनीतिक, सामाजिक, साहित्यिक, धार्मिक, सांस्कृतिक, आध्यात्मिक जैसे विविध स्वरूपों के माध्यम से जनचेतना को झकझोरने व उन्हें प्रबुद्ध करने में निर्णायक भूमिका निभाई। स्वतंत्रता के बाद भी पत्रकारिता राष्ट्र के नवनिर्माण के लिए सजग प्रहरी के रूप में खड़ी रही। नवनिर्माण के प्रारंभिक दशकों में विकास पत्रकारिता के रूप में इसने अपना योगदान दिया। आपातकाल के दौरान सजग प्रहरी के रूप में इसकी भूमिका को देखा जा सकता है। इसी दौर में प्रिंटिंग तकनीक में क्रांति के चलते प्रिंट माध्यम में पंख लग गए और गांव देहात तक पत्रकारिता की पहुंच सर्वसुलभ हो गई, जिसने जनचेतना के जागरण में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इसी दौर में प्रिंट के साथ इलेक्ट्रॉनिक माध्यम में प्राइवेट चैनलों का आगाज हुआ, जिससे सूचना, मनोरंजन व शिक्षा के क्षेत्र में क्रांति का एक नया अध्याय प्रारंभ हुआ। पत्रकारिता में तकनीकी एवं व्यवसाय में बढ़ते दखल के साथ इसका प्रभाव व्यापक हो गया, लेकिन साथ ही आजादी के दौर के पत्रकारिता मूल्यों का क्षरण भी तेजी से हुआ। पत्रकारिता में विज्ञापनों का प्रभाव बढ़ा तथा संपादकीय गरिमा का ह्रास हुआ। अब संपादक सत्य व जन सरोकारों के पक्ष में खड़ा होने से अधिक चैनलों के व्यावसायिक हितों के भोंपू बन चुके हैं। डिजिटल माध्यम के साथ पत्रकारिता क्षेत्र में एक नया आयाम जुड़ा। इंटरनेट एवं स्मार्टफोन के साथ संचार क्रांति एक नए स्तर पर जन जागरूकता का माध्यम बनती गई। विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म आज उसी के सशक्त माध्यम बने हुए हैं। फिर तीनों माध्यमों के सम्मिलन के साथ मीडिया का एक नया प्रारूप उभरा, जहां एक ही प्लेटफॉर्म पर हम तीनों माध्यमों का उपयोग एवं उपभोग कर सकते हैं, और वो भी मोबाइल फोन पर, जो जनता को जागरूक व शिक्षित करने की असीम संभावनाओं से भरे हुए हैं। फिर जो माध्यम जितना सशक्त होता है उसके दुरुपयोग की संभावनाएं भी उतनी ही अधिक रहती हैं।
यही इन जनसंचार माध्यमों का भी सत्य है। प्रिंट माध्यम आज भी अपनी प्रामाणिकता को लेकर पाठकों को आश्वस्त करता है, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक माध्यम में प्रामाणिकता का संकट बना हुआ है। विशेष रूप से इस पर होने वाली बहसों में संवाद कम, विवाद अधिक दिखता है। फिर टीआरपी की होड़ में जन सरोकार वाला पक्ष कहीं पीछे छूट गया है। इस सब के बावजूद कुछ बेहतरीन सकारात्मक चैनल जन शिक्षण का कार्य कर रहे हैं और कुछ सांस्कृतिक आध्यात्मिक चेतना के संवाहक बने हुए हैं। डिजिटल माध्यम में दुरुपयोग की संभावनाएं और गंभीर एवं व्यापक हैं। फेक न्यूज से लेकर डीप फेक इसके स्याह पक्ष हैं। वायरल होने की सनक में ये माध्यम मूल उद्देश्यों से भटकते दिखते हैं। ऐसे में व्यापक स्तर पर प्रशिक्षित पत्रकारों की आवश्यकता अनुभव होती है, जो अपने पेशेवर कौशल के साथ जीवन मूल्यों की भी समझ रखते हों। पिछले दिनों संपन्न महाकुंभ में इसको कवर कर रही पत्रकारिता के स्वरूप के भी दिग्दर्शन हुए, जिसमें मीडिया का चाल चलन और चरित्र बहुत कुछ उभर कर सामने आए। इस महाआयोजन को समग्रता में लोगों तक पहुंचाने की समझ सबके वश की बात नहीं दिखी। एक तरफ मात्र इसकी महिमा मंडन करने तथा दूसरी ओर इसमें मात्र कमियां तलाशने की वृत्ति दिखी, जो उचित नहीं थी। किस तरह से 60 करोड़ लोगों की भीड़ का प्रबंधन किया गया, शोध का विषय था। महाकुंभ के आर्थिक विकास में भूमिका से लेकर इसके सांस्कृतिक आध्यात्मिक चेतना के विस्तार में योगदान को लेकर कुछ पत्रकार सचेष्ट दिखे। शोधार्थियों का एक वर्ग इस तरह के तथ्यों पर अध्ययन को लेकर सचेष्ट था। विदेशी मीडिया एवं प्रतिभागियों के लिए भी यह महाआयोजन एक कौतुक का विषय बना हुआ था। विश्व के इस सबसे बड़े समागम में हुई छिटपुट घटनाओं को बढ़ा चढ़ाकर प्रस्तुत करना किसी जिम्मेदार पत्रकारिता का हिस्सा नहीं था। इस महाआयोजन में पधारे संत महात्माओं एवं बाबाओं के साथ सार्थक संवाद एवं चर्चा की सामग्री भी इन्हें गिने पत्रकारों में ही दिखी। अधिकांश तो टीआरपी और वीडियो को वायरल करने की होड़ में सतही व उलूल जुलूल प्रश्न पूछते दिखे और फिर भ्रामक प्रचार करके जनता को और मूर्ख बनाते रहे। कितने ट्यूबरों व आज के दौर के स्वयंभू पत्रकारों में धर्म, अध्यात्म और संस्कृति के आधारभूत तथ्यों तक का बोध नहीं दिखा। बिना किसी सरोकार व परिपक्वता के अधिकांश तथाकथित पत्रकार वायरल कंटेंट की खोज में अधिक दिख रहे थे। लगा कि पत्रकारिता के क्षेत्र में उचित प्रशिक्षण की आवश्यकता है। मुख्य धारा की पत्रकारिता में सकारात्मक पत्रकारिता का समावेश कैसे हो, इसके साथ सांस्कृतिक एवं आध्यात्मिक पत्रकारिता के अनछुए विषय पर उचित शिक्षण प्रशिक्षण की आवश्यकता को कैसे पूर्ण किया जाए। धर्म संस्कृति प्रधान देश में इसका महत्व और बढ़ जाता है। यदि ऐसी कुछ व्यवस्था व्यापक स्तर पर हो सके तो इसका प्रभाव दूरगामी होगा। पत्रकारिता में जवाबदेही एवं मूल्यों का समावेश समय की सबसे बड़ी मांग है। स्वतंत्रता संग्राम के दौर में परम पूज्य गुरुदेव ने सैनिक पत्र में इसी तरह की पत्रकारिता के मानक स्थापित किए थे, जो आगे चलकर अखंड ज्योति, युग निर्माण योजना, प्रज्ञा पाक्षिक जैसे प्रिंट मीडिया के अभिनव एवं युगांतरीय प्रयोग सिद्ध हुए। इसी क्रम में शांति कुंज का ईएमडी विभाग इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से विचार क्रांति अभियान को आगे बढ़ा रहा है और अपने डिजिटल प्रारूप में शांति कुंज वीडियोज व विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के रूप में उपलब्ध है, जहां सकारात्मक परिवर्तन के संदेशों को पढ़ा, जांचा व देखा सुना जा सकता है। देव संस्कृति विश्वविद्यालय का संचार संकाय व पत्रकारिता एवं जनसंचार विभाग इस दिशा में अपने स्तर पर सक्रिय है। वर्ष 2005 के अपने स्थापना काल से ही यह परम पूज्य गुरुदेव के विजन के अनुरूप कार्य करते हुए संस्कार एवं कौशल युक्त पत्रकारों की नई पीढ़ी तैयार कर रहा है। इसी तरह विश्वविद्यालय के विभिन्न संकाय एवं विभाग युग ऋषि के चिंतन एवं युग दर्शन के अनुरूप अपने स्तर पर सक्रिय हैं। इस समय युग ऋषि के सपनों के देव संस्कृत विश्वविद्यालय में प्रवेश प्रक्रिया जारी है।
जो सत्पात्र छात्र छात्राओं का इंतजार कर रही है। सुपात्र छात्र छात्राएं इसमें आवेदन कर व इसकी प्रवेश परीक्षा उत्तीर्ण कर इस अभिनव प्रयोग का हिस्सा बन सकते हैं। विश्वविद्यालय ऐसे अभीप्सु विद्यार्थियों का भाव भरा आह्वान करता है जो जनसंचार के माध्यम से देश जगा सकें। तो साथियों, पत्रकारिता अपने आप में एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी और एक बहुत बड़ी भूमिका भी है समाज को दिशा और दशा देने, ठीक करने में। कहीं ना कहीं देखा जाए तो हम लोग भी भोले श्री नाम के YouTube चैनल से जुड़ करके नित्य निरंतर स्वाध्याय कर रहे हैं और विभिन्न स्थानों पर संपन्न होने वाले प्रज्ञा पुराण, श्रीमद् भागवत कथा, राम कथा, इन कथाओं के माध्यम से आध्यात्मिक संदेश को प्राप्त कर रहे हैं। ये ये भी पत्रकारिता का, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का, YouTube चैनल का एक प्रारूप ही है। इससे समाज को पूज्य गुरुदेव के विचारों से परिचित कराया जा रहा है और ऋषि तंत्र के आध्यात्मिक सूत्रों से उत्प्रोत शब्दावलियों के साथ हम लोग समाज का मार्गदर्शन कर रहे हैं। इसके आप सब भी एक महत्वपूर्ण अंग हैं। हम उसका प्रसारण कर रहे हैं। आप सब लोग उसे दूर दूर तक शेयर कर रहे हैं, प्रेरित कर रहे हैं लोगों को जुड़ने के लिए, सुनने के लिए। ये अपने आप में साथियों एक बड़ी उपलब्धि है। हम सब लोग भी इसके माध्यम से यह क्रम संपन्न कर रहे हैं। अब आइए, एक छोटी सी कहानी है। गुरुकुल दीक्षांत समारोह भी हो गया, किंतु तीनों विद्यार्थियों को घर जाने की आज्ञा न मिली। वे सोचने लगे, अब क्या बाकी है, सब कुछ तो पढ़ सीख लिया। वर्षों से घर नहीं गए, उन्हें याद सता रही थी। सायंकाल होते ही कहा, तुम तीनों आज जा सकते हो। जाने का नाम सुनकर बिना इंतजार किए शाम को ही चल पड़े। रास्ता पैदल का था, पगडंडी पकड़कर जंगल के रास्ते से जा रहे थे, किंतु गुरु ने पहले ही मार्ग में कांटेदार झाड़ियां बिछवा दी थी। उनमें से एक विद्यार्थी ने पगडंडी का मार्ग छोड़कर रास्ता पार कर लिया। दूसरे ने छलांग लगाकर कांटेदार मार्ग पार कर लिया। तीसरा झाड़ियां हटाकर रास्ता साफ करने में लग गया। सोचा, अंधेरे में दूसरे आगंतुक यात्री उलझेंगे, बेचारों को बड़ा कष्ट होगा। साथी जिन्होंने रास्ता पार कर लिया था वे बोले, छोड़ो भी, जल्दी चलो, अंधेरा होने वाला है। तीसरा विद्यार्थी जो कांटे साफ करने में लगा था बोला, इसीलिए और जरूरी है कांटे साफ करना कि कोई बेचारा अंधेरे में उलझ कर न गिरे। तुम चलो, मैं पीछे से आता हूं। अचानक झाड़ी में से गुरु प्रकट हुए और बोले, जो दो आगे चले गए हैं वे अंतिम परीक्षा में असफल रहे हैं। अभी उन्हें कुछ दिन गुरुकुल में और ठहरना होगा। जिसने कांटे बीने थे उसकी पीठ थपथपा कर कहा, तुम अंतिम परीक्षा में उत्तीर्ण हुए, तुम जा सकते हो। गुरु ने कहा, अंतिम परीक्षा पांडित्य की नहीं, औरों के लिए करुणा की थी। बड़ा सुंदर उदाहरण है साथियों। जो सीखा जाए उसे अपने जीवन में उतारा जाए, बहुत आवश्यक है। अगला अध्याय है स्मार्टफोन का दुरुपयोग एवं उसका समाधान। जिस चीज को आदमी की बुद्धि क्रियान्वित नहीं करती, जो एक यांत्रिक कार्यप्रणाली पर आधारित हो, जिसका मनुष्य के निर्माण में योगदान कम और उसकी बहिर्चेष्टाओं में योगदान अधिक ही है, उस कार्य प्रणाली को हम नाम जो भी दे दें, वह मानव चेतना के उत्थान को समर्पित नहीं हो सकती। स्मार्टफोन ऐसी ही एक विधा है जिसके द्वारा हम देश विदेश की तमाम हलचलों से जुड़े रहते हैं। पर किस लिए? मात्र इस कारण कि उन खबरों से, उन बातों से हमारा तादात्म्य है। परंतु इस स्मार्टफोन की महामारी ने हमें कितना नुकसान पहुंचाया है, विशेषतः युवाओं को, उसकी तुलना में इसके लाभ कम ही दिखते हैं। जहां पर प्रयुक्त और प्रयोगकर्ता दोनों एक अदृश्य क्रिया सूत्र से संचालित हों, वे उनमें किसी प्रकार आत्मोत्थान की प्रेरणा का अभाव हो, उस अवस्था में वैचारिकी एवं कार्यप्रणाली में किसी प्रकार का संतुलन नहीं बैठ सकता है। स्मार्टफोन एक आवश्यकता है पर अनिवार्यता नहीं। आप साधारण फोन से भी काम चला सकते हैं। पढ़ाई के उद्देश्य से लिया है तो पढ़ाई को उसे समर्पित करिए।
निर्धारित कर लीजिए कि जब पढ़ाई करेंगे तो उसे अपने पास रखेंगे और उसकी सभी अनावश्यक गतिविधियों को बंद कर देंगे। खेल मनोरंजन के लिए रखा है तो पहले खेल का विवरण ज्ञात कर लीजिए, अखबार से या इंटरनेट के माध्यम से, और फिर निर्धारित अवधि के लिए उसका उपयोग करिए। किसी अन्य कारण से बातचीत के उद्देश्य से तो बढ़िया है, उसे किसी विशेष समय इसी के लिए प्रयुक्त करिए। साधारण बोलचाल की अपेक्षा ज्ञानवर्धक बातों का प्रयोग करिए। दूसरी चीज है कि हम अपना तो संयम अपना सकते हैं, पर किसी जरूरी सूचना को हम तक पहुंचने में ये स्मार्टफोन ही तो माध्यम है। और दिन भर सूचनाओं को इकट्ठा करते रहने से हमारा क्या लाभ हो सकता है? इससे जुड़े रहने की बुरी आदत के कारण व्यक्ति जीवन में एक आंतरिक बेचैनी, अनमनेपन को लेकर के जीता है। हमें यह भी सीखना चाहिए कि झूठे बहकावे के कारण स्मार्टफोन हमें तनाव देने का माध्यम बन जाता है। आदमी भोजन करता है पर एक समय पर, बेसमय होकर के नहीं। उसे नींद आती है तो वह भी समय से, अपना आहार विहार, रहन सहन सब समय से हो तो ही बढ़िया रहता है। एक अनुशासित मन के भीतर की अनुशासनहीनता को तो समाप्त करता ही है। साथ में बाहर जो कचरा फैला रहा है उसे साफ करते समय उसे समय नहीं लगता। वस्तुतः भीतर का अनुशासन ही बाहर की क्रियाविधि की एक निर्धारित शैली को विकसित करता है। आदमी को जितना कम विचार आए उतनी अच्छी और उतनी ज्यादा उसकी प्रगति होती है। कम विचारों को लागू करने में आसानी है। स्मार्टफोन और टीवी मीडिया से जो विचारों की अंध दौड़ उमड़ पड़ती है वह बहुत हानिकारक है। उससे बचे बिना प्रगति का कोई उपाय नहीं। आखिर यह आपका जैविक तंत्र ही तो है, कोई मशीन नहीं कि इसमें मशीन की तरह सामान को लाद दिया जाए। उत्कृष्टता अपनाने पर सब कुछ उत्कृष्ट ही दिखाई पड़ता है। निकृष्टता के पाले में एक भी चीज उपयुक्त नहीं। कमजोरियां शारीरिक मानसिक ढांचे के असंतुलन के कारण उभरती हैं। उन्हें दूर कर देने पर जीवन स्वयं संतुलित हो जाता है। वस्तुतः यह जो स्मार्टफोन है यह सेवा के प्रकल्पों में उपयोग में लाना चाहिए। व्यवहार का परिष्कार मनः स्थिति के उच्च गमन से होता है, और मनः स्थिति एक बार ऊंची बना ली जाए तो फिर अज्ञान और अंधकार की कोई जगह नहीं रह जाती। आज हम सब ज्यादातर इस अंधकार में ही डूबे हुए हैं कि हमको समाज से कुछ चाहिए, देने का भाव नहीं है, लूटने की मनेक्षा है। कोई वाहवाही लूटता है, कोई धन संपदा, कोई अपने अनुयायी बढ़ा करके राजनीतिक एजेंडा की पूर्ति करना चाहता है। किसी को विष फैलाना है तो किसी के लिए साधारण जीवन व्यतीत करना कठिन हो चला है। आदत से मजबूर मानव इस तकनीकी का कितना अच्छा उपयोग कर पाएगा यह तो समय ही बताएगा। परंतु यदि उसके अंदर विवेक की प्रस्थापना नहीं हुई तो सारी व्यवस्था धरी की धरी रह जाएगी, कोई वास्तविक विकास नहीं होगा। आदमी की मानसिकता नकारात्मक ही बनी रहेगी। इस अवस्था से उबरना है तो ज्ञान की चर्चा करिए। व्यक्ति को महान बनाने की विधा का सार संक्षेप प्रस्तुत करिए। सोचिए, समझिए, जांचिए, परखिए, फिर अपनी आदतों का परिशोधन कर अपने जीवन का निर्माण करिए। इस स्मार्टफोन का उपयोग इसी उद्देश्य से करना श्रेष्ठ होगा। बहुत महत्वपूर्ण विषय है साथियों। आज हमारे समाज में स्मार्टफोन का लाभ तो है, पर वास्तव में जिन लोगों का अपने ऊपर नियंत्रण नहीं है और जिन लोगों में विवेक जागृत नहीं है वो इस स्मार्टफोन की द्वारा प्राप्त सुविधा का दुरुपयोग करके अपने जीवन के लिए अभिशाप ही बना रहे हैं। अपने मस्तिष्क की ऊर्जा, अपने समय की संपदा को स्क्रीन पर उंगलियों को सरकाने के साथ साथ वो सरकाते जा रहे हैं और उनका जीवन नष्ट होता जा रहा है। कदाचित इस बचे हुए समय में वो कुछ महान कर पाते, वो कुछ श्रेष्ठ करने का चिंतन कर पाते, योजना बना पाते। इसलिए साथियों इनसे बचने की बहुत आवश्यकता है। इनका उपयोग विवेक पूर्वक होना चाहिए।
निस्संदेह यह आवश्यक है पर अनिवार्य नहीं। निस्संदेह यह सहायक है पर सहारा नहीं। सहायक है पर सहारा नहीं बन सकता ये। बिना इसके भी जीवन में प्रगति हो सकती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। इसका लाभ लेकर के, मोबाइल फोन का, सोशल मीडिया का लाभ लेकर के हम अपने को अगर आगे बढ़ा रहे हैं तो ये अच्छी बात है। अब एक छोटी सी कहानी। हातिम विदेश यात्रा पर निकलने लगे तो अपनी ईश्वर परायण पत्नी से पूछने लगे, मेरी अनुपस्थिति में तुम्हें भोजन इत्यादि की दिक्कत तो नहीं आएगी? तुम कहो तो तुम्हारे लिए खाने पीने का सामान रख जाऊं? कितना रख जाना उचित होगा? उनकी पत्नी हंसकर बोली, जितनी मेरी आयु हो उतना रख जाइए। हातिम बोले, तुम्हारी आयु मैं कैसे जान सकता हूँ? उनकी पत्नी बोली, तो जो मेरी आयु जानते हैं उन्हीं परवरदिगार पर आप मेरी रोटी पानी का इंतजाम भी छोड़ दीजिए। उनके पति उनकी ईश्वर आस्था पर अत्यंत मुग्ध होकर चले गए। उनके जाने के बाद उनकी पड़ोसिन ने उनकी पत्नी से पूछा, बेटी, तुम्हारे पति तुम्हारे लिए क्या व्यवस्था कर गए हैं? हातिम की पत्नी बोली, माँ, मेरे पति तो खाना खाने वाले थे, खाना देने वाला तो कण कण में बैठा है। मेरी व्यवस्था तो अब भी वही कर लेगा। वाह वाह, क्या बात है। ऐसी ईश्वर निष्ठा होनी चाहिए साथियों कि मेरे पति तो खाना खाने वाले थे, खाना देने वाला तो कण में बैठा है और मेरी व्यवस्था वही करेगा। आज के दोनों अध्याय की ये दोनों कहानियां बिल्कुल हृदय को स्पर्श करने वाली हैं। ये बड़ा महत्वपूर्ण है और बड़ा आनंददायक था। साथियों, ये दोनों अध्याय हम सब के लिए बहुत मूल्यवान है। इसलिए इन दोनों अध्याय को अपने जीवन में अक्षरशः अनुभव करना चाहिए और इसका लाभ प्राप्त करना चाहिए। भावनात्मक लगाव का रहस्य, ये अगला अध्याय है। इसे हम लोग जो है, अब आज के लिए इतना ही पर्याप्त है। ये अध्याय हम लोग कल पढ़ेंगे। आइए गायत्री मंत्र पढ़ के आज के सत्र को विश्राम दिया जाए। आप सब लोग अधिक से अधिक शेयर जरूर करें। जितना अधिक लोग इससे जुड़ेंगे, इसका लाभ उतने ही लोगों को प्राप्त होगा और उतने ही लोगों तक हम लोग पूज्य गुरुदेव के इन आध्यात्मिक सूत्रों को पहुंचा करके अपने जीवन को श्रेष्ठ बना सकेंगे। उनको पहुंचा करके अपने को श्रेष्ठ बनाना है, यानी श्रेष्ठ विचारों को का विस्तार, प्रचार, प्रसार करना है। गायत्री मंत्र हमारे साथ साथ बोलें और आज के सत्र को विश्राम दें। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम शांति शांति शांति। सभी आत्मीय बंधुओं को बहुत बहुत प्रणाम, बहुत बहुत धन्यवाद साथियों। आज का अध्याय आप सबके लिए रिकॉर्डेड ही है क्योंकि हम लोग इस समय मार्ग में हैं और कल से 30 तारीख से ये जो यहाँ मध्य प्रदेश में खंडवा जिले में श्रीमद् भागवत का शुभारंभ हो रहा है, तो आप सब लोग उससे भी जुड़िएगा और उसका भी लाभ लीजिएगा। सबको प्रणाम, सबका मंगल हो। जय राम जी की शुभ रात्रि।